हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वह किससे बना होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वह किससे बना होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हमारे शरीर का जो अधिकतम वेट होता है, अधिकतम भार होता है, वह जल का बना होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वह जल का बना होता है। लगभग आप याद कर लीजिएगा, इसकी जो मात्रा होती है, जल की जो मात्रा होती है हमारे शरीर में लगभग 60 से लेकर 70% तक पाई जाती है। आप याद देखिएगा, 60 से लेकर 70% के मध्य जो है हमारे शरीर में जल मिलता है। तो आप इसे याद देखिएगा, तथा जल जो है इसका जो भार है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। तो इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, 60 से लेकर 70% के मध्य हमारे शरीर में क्या मिलता है? तो जल मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है, यह आपका 60 से लेकर 70% के मध्य होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका ऑप्शन जो आपका यहाँ पे और बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 यहाँ पे दिया गया है, तो 20 का है, तो 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65% लगभग आपके मानव शरीर में जल मिलता है। तो इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मानव शरीर में किस तत्व का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक होता है? यानी कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा जो तत्व है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में, यानी कि जो हमारा शरीर होता है, मानव की जो शरीर होती है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पहले नंबर पे आता है। तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो लगभग आपका 65% जो है मात्रा तत्व में किसकी होती है? तो ऑक्सीजन की होती है। फिर सेकेंड नंबर पे आपका आता है कार्बन। कार्बन कितना पाया जाता है? तो लगभग 18.5% जो है कार्बन की मात्रा होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगभग 9.5% पाया जाता है। और इसके बाद आपका नंबर आता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन आपका लगभग 3.2%। और फिर आपका नंबर आता है कैल्शियम का। कैल्शियम कितना होता है? तो कैल्शियम आपका होता है 1.5 के प्रतिशत के बराबर होता है। और इसके बाद आपका आता है लास्ट में फास्फोरस होता है। फास्फोरस जो है आपका लगभग 1% जो है मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम और फिर फास्फोरस। तो ये क्रम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इन छहों को आपको याद रखना है क्रम वाइज, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, और वयस्क मानव में, यानी कि एक वयस्क जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आपसे पूछा गया है। तो एक वयस्क मानव शरीर में लगभग, अब एक वयस्क मानव शरीर में जो अस्थियों यानी कि बोन्स की संख्या होती है वो होती है आपकी 206 अस्थियां। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 206 जो बोन्स हैं, 206 जो अस्थियां हैं वो आपकी पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। गया कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता होना चाहिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है। तो इसका नाम क्या है? तो कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है और इसको हम कहते हैं स्टेपीज। तो आप इसे याद रखिएगा, स्टेपीज जो होती है कान की हड्डी होती है, कान में पाई जाती है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है। जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसका नाम होता है फीमर। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, बहुत बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
आपको बताना है कि मानव शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जहाँ सबसे बड़ी हड्डी देखने को मिलती है। मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया है। जांघ में जो है मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो पाई जाती है। इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम है फीमर। तो नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रख के जाना एग्जाम में। तो फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं आपसे पूछा गया है। तो मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियां यानी कि हड्डियों की बात यहाँ पे हो रही है। तो मनुष्य का जो स्कल होता है, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, उसमें टोटल अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है टोटल आपकी 28 यानी कि 28 होती हैं। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 28 अस्थियां यानी कि हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य के स्कल यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वह कौन सा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कैल्शियम फास्फेट। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो कैल्शियम फास्फेट है यह मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी सूचना है। और साइंस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी टॉपिक वाइज। इसमें हमने फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। तो अगर आपने हमारा फिजिक्स का पूरा वीडियो नहीं देखा, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप साइंस पर अपना कमांड बनाना चाहते हैं, साइंस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो फिजिक्स वाला वीडियो है, जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के माध्यम से हमने पूरे फिजिक्स को कवर किया था, उसको आप प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिएगा। वह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, विशेषकर वह रेलवे ग्रुप डी के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद हम जो बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट किए हैं यह भी पूरी तरह से समर्पित है आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए भी हम सेकेंड वीडियो इसमें अपलोड करने जा रहे हैं। इसके साथ ही रेगुलर बेसिस पर आपको बायोलॉजी की क्लास मिलती रहेगी। लगभग आपसे एक हफ्ते के अंदर ही पूरी बायोलॉजी की क्लास हम कंप्लीट करवा देंगे आप। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने फिजिक्स का लेक्चर हमारा नहीं देखा है, जो पूरा हमने फिजिक्स का टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट कराया है, उसको आप प्लीज़ जाके एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है वह क्या कह रहा है, देख लीजिए। मनुष्य शरीर में पसलियाँ यानी कि जो रिब्स होती हैं, इनका जोड़ा पूछा जाए कि कितने जोड़े पसलियाँ मनुष्य के शरीर में होती हैं, आपसे पूछा गया है। तो 12 जोड़ी पसलियाँ यानी कि अर्थात टोटल 24। अगर टोटल की बात हो तो 24 पसलियाँ, अगर जोड़ी की बात हो तो 12 जोड़ी हो जाएगा। तो ये पसलियाँ मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जोड़ी पूछा गया है तो 12 जोड़ी हो जाएगा, यानी कि टोटल 24 पसलियाँ आपके मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 जोड़ी या कह लीजिए आप टोटल 24 पसलियाँ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और शैल क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी होता है इसका संबंध किससे, यानी कि इस आर्थोप्लास्टी का मतलब क्या होता है शैल क्रिया में। तो जो आपका शैल क्रिया होता है यानी कि जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में जो आर्थोप्लास्टी होता है उसमें के अंतर्गत क्या किया जाता है। तो आर्थोप्लास्टी के अंतर्गत जो है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन यहाँ पे होना चाहिए था। तो कुल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन है यह आपका किया जाता है आर्थोप्लास्टी के अंतर्गत। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं? तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रत्यस्थ ऊतक यानी कि आपका जो एक प्रत्यस्थ ऊतक होता है यानी कि जो टिश्यू होता है उसका आपको नाम बताना है जो हड्डियों को एक साथ आपस में पकड़े रहता है, यानी कि बोन्स को बोन्स यानी कि बोन्स को बोन्स से यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़े रखने वाला ऊतक का नाम आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हड्डियों को हड्डियों से एक साथ जोड़े रखने वाला जो ऊतक है उसका नाम क्या है, उसको हम लिगामेंट कहते हैं या स्नायु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
स्नायु का क्या कार्य होता है? यह हड्डियों को आपस में एक साथ पकड़े रहता है, जोड़े रखता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्नायु यानी कि लिगामेंट्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस ऊतक का नाम बताना है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखता है, यानी कि मसल्स को जो है हड्डियों से यानी कि बोन्स से जोड़े रखने वाले ऊतक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं कंदरा हिंदी में, और इंग्लिश में इसको टेंडन। टेंडन आप याद रखिएगा, इसको हम टेंडन के नाम से जानते हैं। तो टेंडन आप याद रखिएगा, टेंडन वह ऊतक होता है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखता है। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। उस ऊतक को क्या कहते हैं जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़े रखता है? तो हड्डियों से जोड़े रखने वाले ऊतक को हम कहते हैं स्नायु यानी कि लिगामेंट, और मसल्स को बोन्स से यानी कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को हम कहते हैं टेंडन। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? आपसे पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अस्थि और दांत के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कैल्शियम और फास्फोरस आप याद कर लीजिएगा। दिए गए ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है, कैल्शियम और फास्फोरस की जो आवश्यकता है वह अस्थि और दांत निर्माण के लिए सबसे अधिक मात्रा में पड़ती है। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मनुष्य के जीवन काल में जो आपसे पूछा है कि जो मनुष्य का जीवन काल है, मनुष्य के जीवन काल में जो कितने दांत हैं 2 बार विकसित होते हैं, आपको उनकी संख्या बतानी है। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं होता? आपसे पूछा गया, यहाँ पे नहीं होता है पूछा गया है। तो अस्थि एवं दांत के निर्माण और मजबूती के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, फास्फोरस की पड़ती है, फ्लोरीन की पड़ती है, लेकिन आयोडीन की जो आवश्यकता है वह अस्थियों के निर्माण में और उसकी मजबूती में आयोडीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाकी के जो तीनों ऑप्शन दिएंगे स्टार्टिंग के उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितने प्रकार के दांत मिलते हैं? तो टोटल 4 प्रकार के दांत मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं, आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इन 4 प्रकार के दांतों में पहला होता है कृंतक। क्या होता है? पहला आपका होता है कृंतक होता है, इसको हम कहते हैं इंसीसर्स के नाम से भी जानते हैं हम इसको। किस नाम से? तो इसको हम इंसीसर्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा दांत क्या होता है? रदनक, दूसरे को हम कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? दूसरा दांत आपका होता है रदनक होता है। और इसके बाद हम रत्नक के बाद आता है आपका प्रचवर्णक। क्या कहते हैं? आपका प्रचवर्णक होता है, आपका तीसरा दांत होता है। और इसके बाद कौन सा दांत आपका आता है? तो इसके बाद आपका दांत होता है चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के जो दांत होते हैं मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है। आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका जो प्रचवर्णक, इसको हम प्रीमोलर्स कहते हैं, और चवर्णक को हम इंग्लिश में कहते हैं मोलर्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग यानी कि सबसे मजबूत भाग है? आपसे पूछा गया है। तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे मजबूत भाग होता है वो होता है दंतवल्क, जिसको हम इनेमल के नाम से जानते हैं। और मनुष्य के शरीर का जो सबसे मजबूत भाग होता है उसको हम इनेमल, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इनेमल, और हिंदी में हम कहते हैं इसको दंतवल्क। तो यह मनुष्य के शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा यह जो आपका दंतवल्क होता है यह दांत के शिखर यानी क्राउन पर अत्यधिक कठोर, सफेद और चमकीला होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जो मजबूत जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? यानी कि मनुष्य के शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं, जो सबसे मजबूत मसल्स होती हैं, वह कहाँ पाई जाती हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सबसे जो मजबूत यानी कि सबसे जो स्ट्रांग मसल होती हैं वो मिलती हैं जबड़े की मसल। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जबड़े की मसल्स होती हैं मनुष्य के शरीर की, वह सबसे मजबूत मसल्स यानी कि सबसे मजबूत मांसपेशियां मानी जाती हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और दांतों पर जो जमी परतें होती हैं किसकी बनी होती हैं, आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दांतों पर जमी जो परतें होती हैं किसकी बनी होती हैं? तो ये बनी होती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दांतों पर जमी हुई जो परतें होती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि जन्म के समय जो शिशु होते हैं उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आपसे पूछा गया है। तो जन्म के शरीर में शिशुओं में लगभग जो है 300 हड्डियां पाई जाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, लगभग यहाँ पे बात हो रही है। तो लगभग जो है 300 हड्डियां पाई जाती हैं जन्म के समय शिशुओं में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है, आपसे पूछा गया है। तो अस्थियों यानी कि बोन्स की सामान्य वृद्धि के लिए जो आवश्यकता होती है वो पड़ती है विटामिन डी की। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में यानी कि बच्चों में जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में किस प्रकार की बीमारी होती है? तो वयस्कों में जो है विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया इसको हम कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया नामक जो बीमारी होती है वयस्कों में होती है और विटामिन डी की कमी के कारण। तथा आपको जो ऑस्टियोमलेटिस नामक जो बीमारी होती है यह किससे रिलेटेड, किसकी कमी से होती है? तो ये मतलब ऑस्टियोमलेशिया जो है और रिकेट्स जो है ये दोनों विटामिन डी की कमी से ही होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, ऑस्टियोमाइलिटिस यह बीमारी जो है आपको बताना कि किससे संबंधित है। ऑस्टियोमाइलिटिस इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्टियोमाइलिटिस यह जो बीमारी है यह अस्थियों से संबंधित यानी कि बोन्स से संबंधित है। तो आप इसे याद देखिएगा, अस्थियों में होने वाला एक दर्द युक्त यह बीमारी होती है। यानी कि इसके कारण अगर किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है तो उसके अस्थियों में यानी कि उसके बोन्स में दर्द होने लगता है तथा वहाँ पे जीवाणु संक्रमण होने लगता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थियों से संबंधित है आपका, यानी कि बोन्स से संबंधित है यह बीमारी, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस निम्नलिखित में से किस बीमारी को जो है राजाओं की बीमारी या धनी लोगों की बीमारी हम कहते हैं, आपसे पूछा गया है। तो इसमें से राजाओं की बीमारी या धनी लोगों की जो बीमारी हम किसे कहते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो गठिया रोग होता है, गठिया रोग को हम कहते हैं राजाओं की बीमारी अथवा धनी लोगों की बीमारी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह अस्थियों के जो जोड़ होते हैं उनसे संबंधित रोग होते हैं, यानी कि जोड़ों से, अस्थियों के जो जोड़ होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं उनसे संबंधित रोग होता है आपका गठिया। इसको हम धनी लोगों की बीमारी या राजाओं की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कंकाल तंत्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा रोग आपका कंकाल तंत्र से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका गठिया रोग कंकाल तंत्र से संबंधित है, आर्थराइटिस रोग आपका कंकाल तंत्र से संबंधित है, और इसके बाद आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है, यानी कि ये सभी जो तीनों बीमारियां हैं, तीनों सभी रोग हैं आपके कंकाल तंत्र से ही रिलेटेड है। तो आप इसे याद रखिएगा, मैंने आपको गठिया के बारे में बताया था, यह जोड़ों से संबंधित बीमारी है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो आर्थराइटिस है यह भी एक प्रकार का जोड़ों से संबंधित रोग है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, यह बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां इसमें कमज़ोर होने लगती हैं। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है इस रोग के कारण मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों जो रोग हैं आपके कंकाल तंत्र से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 23 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है।
कंकाल तंत्र और मांसपेशी तंत्र से जुड़े हुए। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी, यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका जो जीव विज्ञान का जो नया टॉपिक है, अगला टॉपिक हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।